अब हम स्टैंजा नंबर 12 देखेंगे। स्टैंजा 12 में रोलैंड कहता है कि उस खराब ज़मीन पर अगर कोई सूखा कांटेदार पौधा खड़ा भी थोड़ा भी ऊंचा उठता तो उसका सिर काट दिया जाता, जैसे बाकी पौधे उससे जलते हों। फिर उसे डार्क नाम के पौधे से खुरदरे पत्तों पर छेद और फटन दिखाई दी, जो कुचले हुए थे और उनमें हरियाली की कोई उम्मीद नहीं थी। रोलैंड को लगा कि किसी बेपरवाह जानवर ने उस पौधे को रौंद दिया होगा। उस बंजर जमीन पर अगर कोई सूखा और कांटेदार पौधा अपने साथियों से थोड़ा भी ऊंचा उठने की कोशिश करता तो उसका सर काट दिया जाता। ऐसा लगता था जैसे बाकी पौधे उससे जलते हों। फिर रोलैंड को कुछ छेद और फटे हुए निशान दिखाई दिए, जो डार्क नाम के एक खरपतवार के खुरदरे और गहरे हरे पत्तों पर थे। उन पत्तों को इस तरह से कुचला गया था कि उनमें हरी भरी रहने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। रोलैंड को लगा कि ज़रूर कोई क्रूर जानवर वहाँ से गुजरा होगा, जिसने अपनी बेपरवाह हरकतों से उन पौधों की ज़िंदगी को रौंद डाला होगा। अब हम स्टैंजा नंबर 13 देखते हैं। स्टैंजा 13 में रोलैंड घास के बारे में बताता है कि वह इतनी कम थी जैसे किसी बीमार आदमी के सिर पर थोड़े बाल होते हैं। सूखी और पतली पत्तियां मिट्टी में चुभ रही थी और मिट्टी के नीचे खून मिला हुआ लग रहा था। वहाँ एक बूढ़ा अंधा घोड़ा खड़ा था, जिसकी हड्डियाँ दिख रही थी और वह हैरान लग रहा था कि वह वहाँ कैसे आया। रोलैंड को वह घोड़ा ऐसा लगा जैसे उसे शैतान की जगह से निकाल दिया गया हो, क्योंकि अब वह किसी काम का नहीं था। उस जगह पर घास इतनी कम उगी हुई थी जैसे किसी बीमार आदमी के सिर पर थोड़े से बाल होते हैं। पतली और सूखी पत्तियां मिट्टी में ऐसे चुभ रही थी जैसे सुइयां चुभती हैं, और उस मिट्टी के नीचे ऐसा लग रहा था जैसे खून मिला हुआ हो। वहाँ एक बूढ़ा और अंधा घोड़ा खड़ा था, जिसकी हर हड्डी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वह कंकाल हो। वह हैरान होकर खड़ा था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह वहाँ कैसे पहुँचा। रोलैंड को वह घोड़ा ऐसा लगा जैसे उसे शैतान के अस्तबल से निकाल दिया गया हो, क्योंकि अब वह किसी काम का नहीं रहा था। स्टैंजा नंबर 14 को देखते हैं। तो स्टैंजा नंबर 14 में रोलैंड उस बूढ़े घोड़े को देखता है और सोचता है कि शायद वह मर चुका है। उसकी पतली लाल गर्दन खींची हुई लग रही थी और उसकी आंखें भूरे बालों के नीचे बंद थीं। रोलैंड ने ऐसी अजीब और दुख भरी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी और उसे उस जानवर से बहुत नफरत हुई। उसे लगा कि उस घोड़े ने ज़रूर कुछ बुरा किया होगा, जिसकी वजह से उसे इतनी तकलीफ हो रही है। रोलैंड उस बूढ़े घोड़े को देखकर सोचता है कि वह जिंदा भी है या मर गया। उसकी गर्दन पतली और लाल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा खिंची हुई है। उसकी आंखें उसकी भूरी और उलझी हुई गर्दन के बालों के नीचे बंद थी। रोलैंड ने पहले कभी इतनी अजीब और दुख भरी चीज़ एक साथ नहीं देखी थी। उसे उस जानवर से इतनी नफरत हुई जितनी उसने पहले कभी किसी से नहीं की थी। उसे लगा कि उस घोड़े ने ज़रूर बहुत बुरा काम किया होगा, तभी तो उसे इतनी तकलीफ़ मिल रही है। अब स्टैंजा नंबर 15 देखते हैं। स्टैंजा नंबर 15 में रोलैंड अपनी आंखें बंद करके अपने दिल में देखता है। जैसे कोई सिपाही लड़ने से पहले शराब पीता है, वैसे ही रोलैंड अपने पुराने खुशहाल समय को याद करना चाहता है, ताकि वह अपनी मुश्किलों का सामना कर सके। उसे याद आता है कि सिपाही पहले सोचते हैं और फिर लड़ते हैं। उसे लगता है कि अपने अच्छे पुराने दिनों को याद करने से उसे सब ठीक करने की हिम्मत मिल जाएगी। तो रोलैंड ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल में झांकने लगा। जैसे कोई योद्धा लड़ने से पहले थोड़ी शराब मांगता है ताकि उसे हिम्मत मिले, वैसे ही रोलैंड ने भी अपनी बीते हुए खुशहाल पलों की एक झलक मांगी। वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वह अपनी आने वाली मुश्किलों का सामना अच्छे से कर सके। उसे याद आया कि सैनिक पहले सोचते हैं और फिर लड़ते हैं। उसे लगा कि
अपने अच्छे पुराने दिनों को थोड़ा सा याद करने से उसे सब कुछ ठीक करने की ताकत मिल जाएगी। स्टैंजा नंबर 16 में रोलैंड कहता है कि उसे अपने दोस्त कथबर्ट का लाल चेहरा याद आया जिसके सुनहरे घुंघराले बाल थे। कथबर्ट उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसे ऐसा लगा जैसे कथबर्ट उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ रोक रहा हो, जैसे वह पहले करता था। लेकिन एक रात उसकी लड़ाई हो गई और उस लड़ाई ने रोलैंड की नई उम्मीद को ख़त्म कर दिया और वह फिर से उदास हो गया। नहीं, रोलैंड कहता है, उसे अपने दोस्त कथबर्ट का लाल होता हुआ चेहरा याद आया, जो सुनहरे घुंघराले बालों से घिरा हुआ था। वह कथबर्ट को बहुत प्यारा दोस्त मानता था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कथबर्ट का हाथ उसके हाथ में हो और उसे उस जगह पर रोक रहा हो, जैसे वह पहले किया करता था। लेकिन दुख की बात है, एक रात उसकी आपस में कुछ अनबन हो गई। उस झगड़े ने रोलैंड के दिल में जली हुई नई उम्मीद की आग को बुझा दिया और उसका दिल फिर से ठंडा पड़ गया। स्टैंजा नंबर 17 में रोलैंड को गाइल्स नाम का एक आदमी याद आता है जो बहुत ईमानदार था, जैसे वह 10 साल पहले शूरवीर बनने पर था। गाइल्स कहता था कि एक सच्चा आदमी हर सही काम करने की हिम्मत रखता है। लेकिन फिर अचानक रोलैंड को एक बुरी याद आती है कि कैसे कुछ बुरे लोगों ने गाइल्स की छाती पर एक कागज़ चिपका दिया था और उसे गद्दार कहकर थूका और शाप दिया था। रोलैंड को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। रोलैंड को फिर गाइल्स याद आया, जो हमेशा ईमानदार और सम्मानीय था। उसे वह वैसा ही याद आया जैसे वह 10 साल पहले था, जब उसे पहली बार शूरवीर बनाया गया था। गाइल्स कहता है कि एक ईमानदार आदमी को वह सब करने की हिम्मत होनी चाहिए जो वह करता है, कि एक ईमानदार आदमी को वो सब करने की हिम्मत होनी चाहिए जो वह करता है। अच्छा, लेकिन अचानक दृश्य बदल जाता है। छी! रोलैंड को बुरा लगता है। उसे याद आता है कि कैसे जल्लाद जैसे हाथों ने गाइल्स की छाती पर एक कागज़ चिपका दिया था। गाइल्स खुद उसे पढ़ता है, बेचारा गद्दार। थूको इस पर और इसे शाप दो। रोलैंड को गाइल्स के साथ हुई बुरी घटना याद आ जाती है, जहां उसे गद्दार कहा गया और अपमानित किया गया था। अब हम स्टैंजा नंबर 18 देखेंगे। स्टैंजा नंबर 18 में रोलैंड सोचता है कि उसका अभी का दुखी समय उस बुरे बीते हुए समय से अच्छा है, इसलिए वह फिर से अपने अंधेरे रास्ते पर चलने लगता है। उसने चारों तरफ देखा और सुना, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया और न ही कोई आवाज़ आई। उसने सोचा कि क्या रात में उसे कोई छोटा उल्लू या चमगादड़ दिखेगा। जब वह यह सब सोच रहा था, तभी उस भयानक मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके विचार रुक गए और वह कुछ और सोचने लग गया। रोलैंड सोचता है कि उसका यह उदास वर्तमान उस बुरे अतीत से तो कहीं बेहतर है, इसलिए वह फिर से अपने अंधेरे रास्ते पर लौट जाता है। उसने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाई, लेकिन उसे दूर दूर तक न कोई आवाज़ सुनाई दी और न ही कुछ दिखाई दिया। उसने खुद से पूछा कि क्या रात में कोई छोटा उल्लू या चमगादड़ दिखाई देगा। वह यह सब सोच रहा था कि अभी उस भयानक और सपाट मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके विचारों को रोक दिया और उसकी दिशा बदल दी। अब हम स्टैंजा नंबर 19 देखेंगे। स्टैंजा नंबर 19 में रोलैंड कहता है कि अचानक उसके रास्ते में एक छोटी नदी आ गई, जो इतनी अचानक थी जैसे सांप आ जाता है। यह नदी सुस्त नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत झाग था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बुरे राक्षस के चमकते पैरों को धोने के लिए बनी हो। रोलैंड उन नदी के काले और गोल गोल घूमते पानी के गुस्से को देख सकता था, जिसमें बहुत सारे झाग और बुलबुले थे। तो अचानक रोलैंड के रास्ते में एक छोटी सी नदी आ गई। यह इतनी अप्रत्याशित थी जैसे अचानक कोई सांप आ जाए। यह कोई सुस्त और उदास पानी वाली नदी नहीं थी, बल्कि यह एक झाग से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दृश्य प्राणी के चमकते हुए खुरों को धोने के लिए बनी हो। रोलैंड उस नदी के काले और घुमावदार पानी के गुस्से को देख सकता था और झाग और बुलबुलों से भरा हुआ था।
अब हम स्टैंजा नंबर 20 देखेंगे। स्टैंजा नंबर 20 में रोलैंड उस नदी को छोटी लेकिन बहुत बुरी बताता है। उसके किनारे पर छोटे झालीदार पेड़ ऐसे झुके थे जैसे वे नदी के सामने हार मान रहे हों। भीगे हुए विलो के पेड़ भी दुख में अपना सिर नदी में डाल रहे थे, जैसे वे मर जाना चाहते हों। ऐसा लग रहा था कि उस नदी ने उन सभी पेड़ों को बहुत परेशान किया था, लेकिन वह नदी जिसने उन सबके साथ बुरा किया था, बिना रुके बहती जा रही थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह नदी छोटी तो थी, लेकिन बहुत ही बुरी और द्वेषपूर्ण लग रही थी। उसके किनारे छोटे छोटे झाड़ीदार एल्डर के पेड़ झुके हुए थे, जैसे वे उस नदी के सामने घुटने टेक रहे हों। भीगे हुए विलो के पेड़ भी निराशा में अपना सिर नदी में डुबो रहे थे, जैसे वे आत्महत्या करना चाहते हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन सभी पेड़ों को उस नदी से बहुत दुख पहुंचा हो, लेकिन वह नदी जिसने उस सबके साथ बुरा किया था, बिना किसी रुकावट के बहते चली जा रही थी, जैसे कुछ भी महसूस न हो रहा हो, जैसे उसे कुछ भी महसूस ना हो रहा हो। अब हम स्टैंजा नंबर 21 देखेंगे। तो एक बार एक बहादुर आदमी कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटी सी नदी पार करनी पड़ी। जब वह नदी में उतरा तो उसे बहुत डर लगने लगा। वह सोच रहा था कि कहीं उसका पैर किसी मरे हुए आदमी के चेहरे पर न पड़ जाए। हर कदम पर उसे डर लगा रहा था। जब वह पानी में अपनी लाठी डालकर गहराई का पता लगा रहा था, तो उसे यह भी डर था कि कहीं उसकी लाठी किसी मरे हुए आदमी के बालों या दाढ़ी में न उलझ जाए। अचानक उसकी लाठी किसी चीज़ से टकराई। उसे लगा जैसे उसने किसी चीज़ को भाला मार दिया हो। उसे डर लगा कि शायद उसने किसी मरे हुए आदमी को मार दिया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद उसने किसी चूहे को मारा होगा जो पानी में तैर रहा होगा। फिर भी जब उसने वह आवाज़ सुनी तो उसे एक छोटे बच्चे की चीख जैसी लगी। उफ, वह डर से बोला। तो इस कविता में वह आदमी नदी पार करते समय बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि पानी में कोई मरा हुआ आदमी हो सकता है। नेक्स्ट स्टैंजा है 22। जब वह बहादुर आदमी, यानी यहाँ पर रोलैंड की बात हो रही है, तो जब वह बहादुर आदमी नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं एक बेहतर जगह पर जा रहा हूं, लेकिन यह उसकी एक गलत उम्मीद थी। उसने देखा कि उस गीली मिट्टी में कुछ लोग आपस में जोर जोर से जूझ रहे थे। वह हैरान था कि ये कौन लोग थे और मिट्टी में इतनी आवाज़ क्यों हो रही थी। फिर उसने देखा कि एक जहरीले तालाब में बहुत सारे मेंढक थे। वह तालाब इतना गंदा था कि मेंढक उसमें परेशान थे और झटपटा रहे थे। उसने यह भी देखा कि एक लाल गरम लोहे के पिंजरे में कुछ जंगली बिल्लियां बंद थीं। वह पिंजरा इतना गर्म था कि बिल्लियां उसमें बहुत बेचैन थीं और इधर उधर भाग रही थीं। उस आदमी ने सोचा कि नदी पार करके वह एक अच्छी जगह पर जाएगा, लेकिन वहाँ उसने ऐसी परेशान करने वाली चीज़ें देखी, जैसे लोग आपस में लड़ रहे हों। जहरीले तालाब में मेंढक दुखी थे और गर्म पिंजरे में बिल्लियाँ तड़प रही थी। इसलिए उसकी वह उम्मीद गलत साबित हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंजा नंबर 23। तो स्टैंजा नंबर 23 में हम पाएंगे कि ये रोलैंड नाम का यह बच्चा एक खतरनाक जगह पर पहुंच गया था। वहां उसने एक भयानक तमाशा देखा। उसे लगा जैसे वह एक बहुत बड़े और बुरे सर्कस में आ गया हो। उसने सोचा कि उन लोगों को किसने वहां कैद किया होगा जो आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि बाहर तो इतनी खुली जगह थी, वे कहीं भी जा सकते थे। उस भयानक जगह पर जाने के लिए कोई पैरों के निशान भी नहीं दिख रहे थे, मतलब कोई अपनी मर्जी से वहां नहीं गया होगा। उसे लगा जैसे किसी पागल ने उसके दिमाग में कुछ बुरा भर दिया हो, जिससे वे गुलामी की तरह काम कर रहे थे। जैसे पुराने समय में तुर्की के जहाज़ों पर गुलाम काम करते थे, उसी तरह वे भी किसी के मज़े के लिए लड़ रहे थे। रोलैंड को ऐसा लग रहा था जैसे उसने आपस में
जैसे उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा हो, जैसे ईसाइयों को यहूदियों के खिलाफ लड़ाया जाता था। वह उस भयानक जगह और वहाँ के लोगों को देखकर बहुत परेशान हो गया। तो इस स्टैंजा में लैंड एक डरावनी जगह पर पहुंचता है जहां लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, जैसे उन्हें किसी ने मजबूर किया हो और उनके दिमाग में बुरी बातें भर दी हो। उसे वह जगह एक बुरे सपने की तरह लग रही थी। अब हम स्टैंजा नंबर 24 देखेंगे। तो स्टैंजा नंबर 24 में हम पाएंगे कि रोलैंड आगे बढ़ता है और एक भयानक औजार देखता है। उसे लगता है कि उस औजार का इस्तेमाल लोगों को बहुत तकलीफ देने के लिए किया गया होगा और उस जगह की हवा भी बहुत डरावनी महसूस हो रही थी। तो रोलैंड उस भयानक जगह पर और थोड़ा आगे गया। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। अरे, यह क्या है? वह हैरान होकर बोला। वहाँ एक अजीब सी मशीन, एक पहिया या शायद एक ब्रेक जैसा कुछ था। असल में वह एक ऐसा औजार था जो खेत में मिट्टी को समतल करने के काम आता है, जिसे हेरो कहते हैं, लेकिन वह हेरो बहुत ही भयानक लग रहा था। रोलैंड सोच रहा था कि इस औजार का कितना बुरा इस्तेमाल किया गया होगा। उसे लग रहा था कि यह आदमियों के शरीर को रेशम की तरह खींचकर फाड़ने के लिए बनाया गया होगा। उस जगह की हवा में भी डर और बुराई घुली हुई थी। तो रोलैंड उस भयानक हैरो को देखकर और सोचने लगा। उसे लगा कि शायद यह किसी बुरे जादूगर टाफर का औजार होगा जिसे धरती पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है। या शायद इसे यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि इसके लोहे के नुकीले और जंग लगे दांतों को और तेज किया जा सके। रोलैंड को यह हीरो और भी ज़्यादा खतरनाक लगने लगा। रोलैंड सोचता है कि वह भयानक हीरो किसी दुष्ट जादूगर का औजार हो सकता है जिसे यहाँ छोड़ दिया गया है, या शायद उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बनाने के लिए लाया गया है। अब स्टैंजा नंबर 25 देखेंगे। स्टैंजा नंबर 25 में रोलैंड एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जो पहले शायद एक जंगल थी, लेकिन अब वह उजाड़ हो गई है। उसे लगता है कि जैसे किसी ने उस जगह को बनाया और फिर बिगाड़ दिया और अब वहां सिर्फ कीचड़ और बंजर ज़मीन बची है। तो रोलैंड आगे बढ़ता गया और फिर उसे एक ऐसी ज़मीन मिली जहाँ छोटे छोटे ठूठ उगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कभी वहाँ एक जंगल हुआ करता था जो अब कट गया है। उसके बाद उसे एक दलदली ज़मीन दिखाई दी और फिर सिर्फ सूखी मिट्टी बची थी। वह जगह बिल्कुल उजाड़ और ख़त्म हो चुकी लग रही थी। रोलैंड को यह देखकर एक अजीब बात याद आई। उसने सोचा कि कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो पहले कोई चीज़ बनाते हैं और फिर उसे खुद ही बिगाड़ देते हैं, और जब उसका मन बदल जाता है तो वे चले जाते हैं। उस उजाड़ ज़मीन में एक छोटी सी जगह थी जहाँ कीचड़, चिकनी मिट्टी और पत्थर के टुकड़े पड़े थे। वहाँ रेत और बिल्कुल काली और बंजर धरती भी थी। अब हम स्टैंजा नंबर 26 देखेंगे। स्टैंजा नंबर 26 में रोलैंड को उस उजाड़ जगह पर बीमार जैसे धब्बे, अजीब सी काई और एक बूढ़ा फटा हुआ पेड़ दिखाई देता है जो मर रहा है। यह सब उस जगह को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था। रोलैंड उस बंजर ज़मीन पर और आगे बढ़ा। अब उसे वहाँ रंगीन और भयानक धब्बे दिखाई दिए जैसे किसी बीमार शरीर पर होते हैं। फिर उसे कुछ ऐसी जगह दिखी जहाँ मिट्टी बहुत कमज़ोर थी और वहाँ कोई या फिर उबले हुए जैसे अजीब पदार्थ जमे हुए थे। उसके बाद उसे एक बूढ़ा और बीमार सा ओक का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के तने में एक बड़ा सा फटा हुआ हिस्सा था जो एक बिगड़े हुए मुंह की तरह लग रहा था, जिसका किनारा फट गया हो। वह फटा हुआ हिस्सा ऐसे खुला हुआ था जैसे मौत को घूर रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि वह पीछे हटते हटते मर रहा हो। तो स्टैंजा नंबर 27 में हम देखेंगे
कि रोलैंड को लग रहा है कि वह अपनी मंजिल से बहुत दूर है और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तभी एक बड़ी काली और डरावनी चिड़िया उसके पास से उड़ती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद यही उसे आगे का रास्ता बताएगी। रोलैंड चलता ही जा रहा था और उसे लग रहा था कि वह उस जगह के अंत से अभी भी बहुत दूर है। दूर दूर तक उसे सिर्फ शाम का धुंधलका दिखाई दे रहा था और कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो उसे आगे बढ़ने का रास्ता बताए। यह सोचकर उसे थोड़ा डर लगा। तभी एक बड़ी काली चिड़िया, जो शायद किसी बुरे देवता अपोलो की बहुत अच्छी दोस्त थी, उसके पास से उड़ गई। उस चिड़िया के बड़े बड़े पंख ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अजगर के पंख हो, लेकिन उसने उन्हें फड़फड़ाया भी नहीं। बस शांति से उड़ती चली गई। वह इतनी नीचे उड़ी कि उसके पंख रोलैंड की टोपी को छू गए। रोलैंड सोचने लगा कि शायद यही वह राह दिखाने वाली थी जिसे वह ढूंढ रहा था, हालांकि वह बहुत डरावनी लग रही थी। स्टैंजा नंबर 28 में हम देखते हैं कि रोलैंड ऊपर देखता है और पाता है कि जहाँ पहले मैदान था वहाँ अब अचानक बदसूरत पहाड़ आ गए हैं। वह सोचता है कि ये पहाड़ कहाँ से आए और अब वह यहाँ से कैसे जाएगा। रोलैंड ने ऊपर देखा और अचानक उसे कुछ समझ में आया। शाम का धुंधलका होने के बावजूद जो पहले एक सपाट मैदान दिख रहा था, उसकी जगह पर चारों तरफ पहाड़ खड़े थे। लेकिन ये पहाड़ सुंदर नहीं थे, बल्कि बदसूरत ऊंची नीची ढेरियों जैसे लग रहे थे, जो अचानक उसकी नज़रों के सामने आ गए थे, जैसे किसी ने उन्हें चुराकर वहां रख दिया है। रोलैंड हैरान था कि ये पहाड़ उसे इस तरह अचानक कैसे दिखाई दिए। वह सोच रहा था कि कोई उसे बताए कि अब इनसे कैसे निकला जाए, क्योंकि उसने निकलने का कोई आसान रास्ता उसे नज़र नहीं आ रहा था। अब हम स्टैंजा नंबर 29 देखेंगे। तो इस स्टैंजा में रोलैंड को लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और वह एक बुरे सपने में फंस गया है। जैसे ही वह हार मानने वाला होता है, उसे एक जाल के बंद होने जैसी आवाज़ आती है और उसे लगता है कि वह किसी खतरनाक जगह के अंदर आ गया है। रोलैंड को थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि उसके साथ कोई चाल चली जा रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई शरारत उसके साथ हो रही है, और भगवान जाने कब से। उसे लग रहा था कि शायद वह किसी बुरे सपने में फंस गया है और अब आगे बढ़ने का रास्ता यहीं खत्म हो गया है। जब वह लगभग हार मानने ही वाला था, ठीक उसी पल एक क्लिक की आवाज़ आई, जैसे कोई जाल बंद हो गया, और तभी उसे एहसास हुआ, तुम तो अब गुफा के अंदर हो। अब हम स्टैंजा नंबर 30 देखेंगे। स्टैंजा नंबर 30 में हम देखेंगे कि रोलैंड अचानक समझ जाता कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। उसे दाईं तरफ तो लड़ते हुए बैलों जैसे पहाड़ दिखते हैं और बाईं तरफ एक अजीब सा पहाड़ खड़ा है। रोलैंड खुद को थोड़ा मूर्ख महसूस करता है, क्योंकि इतनी तैयारी के बाद भी उसे थोड़ी हैरानी हो रही है। अचानक जो है रोलैंड को जोर से महसूस हुआ, यही वह जगह थी। दाईं तरफ, दाईं यानी कि हमारे राइट साइड तो पहाड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे दो बैल आपस में सींग फंसाकर लड़ रहे हो, और लेफ्ट साइड एक लंबा गंजा सा पहाड़ खड़ा था। रोलैंड खुद को मूर्ख और सुस्त महसूस कर रहा था, जैसे वह उस ज़रूरी पल पर सो रहा हो। उसे लग रहा था कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस जगह को देखने के लिए तैयार की, और अब जब वह यहाँ पहुँच गया तो वह थोड़ा घबराया हुआ और हैरान है। तो अब हम स्टैंजा नंबर 13 में देखेंगे कि रोलैंड उस रहस्यमय टावर के बारे में सोच रहा है जो उस जगह के बीच में खड़ा होगा। उसे लगता है कि वह एक अजीब और खतरनाक जगह होगी, जैसे कोई धोखा देने वाली चीज़। तो वह टावर कैसा होगा? शायद वह एक गोल
छोटा सा बुर्ज होगा जो किसी मूर्ख के दिल की तरह अंधा होगा, मतलब उसमें कोई खिड़की या रोशनी नहीं होगी। वह भूरे रंग के पत्थर से बना होगा और पूरी दुनिया में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। वह बिल्कुल अनोखा होगा। उसे लग रहा था कि जैसे कोई शरारती भूत तूफान में किसी नाविक को छिपी हुई चट्टान की तरफ इशारा करके धोखा देता है, ठीक वैसे ही वह टावर भी खतरनाक हो सकता है। नाविक तभी उस चट्टान से टकराएगा जब उसका जहाज उससे टकरा जाएगा। अब हम स्टैंजा नंबर 32 देखेंगे। तो स्टैंजा नंबर 32 में रोलैंड उस टावर को देखने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि पहाड़ किसी शिकारी राक्षस की तरह घात लगाए बैठे हैं, और फिर उसे अंदर से एक ज़ोरदार आवाज़ आती है जो उसे उस खतरे का सामना करने के लिए कहती है। रोलैंड सोचता है, क्या मुझे वह टावर दिख नहीं रहा? शायद रात होने की वजह से। लेकिन फिर वह कहता है, नहीं, दिन तो फिर से आ गया। रात होने से पहले जब सूरज डूब रहा था तो उसकी रोशनी पहाड़ों के बीच एक दरार से होकर आ रही थी। वह पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बड़े बड़े राक्षस शिकार करने के लिए लेटे हों, अपनी ठुड्डी अपने हाथों पर टिकाए हुए और शिकार को फंसा हुआ देखने का इंतज़ार कर रहे हों। तभी रोलैंड अपने अंदर एक आवाज़ सुनता है जो कहती है, अब इस भयानक जीव पर वार करो और इसे ख़त्म कर दो पूरी ताकत से। अब हम स्टैंजा नंबर 34 देखेंगे। अब हम स्टैंजा 33 देखेंगे, फिर 34 देखेंगे। तो स्टैंजा नंबर 33 में रोलैंड को चारों तरफ एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा है, जैसे कोई घंटी बज रही हो। उसे अपने उन दोस्तों की याद आती है जो पहले ऐसे ही सफ़र पर गए थे और हार गए थे। चाहे वे कितने भी मजबूत या भाग्यशाली क्यों न रहे हो, उसे उन सभी का दुख महसूस होता है। रोलैंड सोचता है, क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा? जबकि चारों तरफ तो बहुत शोर हो रहा था। वह शोर एक बढ़ती हुई घंटी की आवाज़ जैसा था जो धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। उसके कानों में उसके उन साथियों के नाम गूंज रहे थे जो खो गए थे, जो खतरनाक सफ़र पर निकले थे और वापस नहीं आए। उसे याद आ रहा था कि उसमें से कोई इतना ताकतवर था, कोई कितना बहादुर था और कोई कितना भाग्यशाली था। लेकिन फिर भी वे सब पुराने दिनों की बातें बनकर रह गए, खो गए, हमेशा के लिए खो गए। एक पल के लिए रोलैंड को उन सभी के दुख और सालों के दर्द का एहसास हुआ, जैसे वह दुख उसके सामने घुटने टेक रहा हो। अब हम हमारा लास्ट स्टैंजा देखेंगे, स्टैंजा 34। वहाँ पहाड़ की ढलानों पर वे सब खड़े थे, एक पंक्ति में, जैसे मुझे आखिरी बार देखने के लिए इकट्ठा हुए हों, एक चलती फिरती तस्वीर की तरह, बस एक और पल के लिए। और फिर अचानक सब कुछ आग की एक बड़ी लपट में घिर गया। उस जलती हुई रोशनी में भी रोलैंड ने उन्हें देखा और वह उन सभी को पहचान गया। और फिर भी बिना किसी डर के उसने अपना बिगुल अपने हाथों में रखा और ज़ोर से बजाया। चाइल्ड रोलैंड डार्क टावर तक पहुंच गया। इस कविता के अंत में रोलैंड देखता है कि पहाड़ की ढलानों पर उसके खोए हुए साथी खड़े हैं, जैसे उसे आखिरी बार देख रहे हो। फिर सब कुछ आग में जलने लगते हैं, लेकिन रोलैंड डरता नहीं है और अपना बिगुल बजाकर यह ऐलान करता है कि वह डार्क टावर तक पहुंच गया है। तो यह कविता एक खतरनाक सफ़र पर निकलती है। ठीक है, एक बच्चा है जो कि एक खतरनाक सफ़र पर निकलता है और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। भले ही रास्ते में उसे बहुत डर और मुश्किलें आती है, उसने कभी हार नहीं मानी और आखिर तक अपनी हिम्मत बनाए रखी। इसी के साथ हमारी पोम कंप्लीट होती है।